So good afternoon, students. But yesterday we left at algebraic expression of saving function. ठीक है? Like I told you that day only, it can be expressed as s equal to minus c bar plus 1 minus b y. यानी अगर हमें किसी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पर इकोनॉमी की सेविंग्स फाइंड आउट करनी है, सो दिस इज द फॉर्मूला वी मेक यूज ऑफ. ठीक है? वेयर माइनस सी बार इज नेगेटिव सेविंग्स. जब हम जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन करते हैं तो हमारी सेविंग्स जो है वो नेगेटिव हो जाती है, वो माइनस सी बार से रिप्रेजेंट होती है. 1 माइनस बी रेफर्स टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. कंजम्पशन फंक्शन में क्या था? बी. बी क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. 1 माइनस बी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. व्हाई इट इज 1 माइनस बी आगे जाके हम करेंगे रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस, तब आपको पता चल जाएगा. ठीक है? सो हियर 1 माइनस बी इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव which is calculated as delta s over delta y. ठीक है? चलो आगे चलते हैं. So write down like propensity to consume, propensity to save has two aspects. One, average propensity to save, and another, marginal propensity to save. Like propensity to consume, propensity to save has two aspects. Number one, average propensity to save. But average propensity to save is the ratio of savings to income at any particular level of employment. Ratio of total savings to total income at any particular level of employment. Symbolically, APS is equal to S over Y. ठीक है? जैसे APC क्या होता था? C over Y. APS क्या है? S upon Y. Second aspect is marginal propensity to save. Marginal propensity to save is the ratio of change in savings to change in income. ठीक है? Change in savings, ratio of change in savings to change in income. That is MPS equals delta S upon delta Y. ठीक है? सो हेयर आई एम राइटिंग डाउन वन शेड्यूल. उस शेड्यूल से हम दोनों चीजें कैलकुलेट करेंगे, एपीसी और एपीएस एंड एमपीएस. ये वही शेड्यूल है जो हमने ऑलरेडी यूज किया है. सो इनकम एट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 विद द डिफरेंस ऑफ 20, कंजम्पशन स्टार्टिंग फ्रॉम 20 विद द डिफरेंस ऑफ 5 rupees each. From here we can calculate savings. How do we calculate savings? Saving is the difference between income and consumption. So 0 minus 20. This is savings. Now we need to calculate two attributes. One is APS. How do we calculate APS? S upon Y. This is minus 20 upon 0. So this can't be calculated. Minus 5 over 20. This comes out to be minus 0.25. ठीक है? ये नेगेटिव में आया APS. At this 10 upon 40, 1 upon 4. 0.25. Then 25 upon 60. 5 divided by 12. ठीक है? This you can calculate. 40 upon 80, 4 by 8.
1/2 0.5, then 55/100 0.55, 70/120। ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आ गया आपका APS। ठीक है, उसके बाद MPS कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेल्टा S ओवर डेल्टा Y। तो 0 लेवल पर हम नहीं मेजर कर सकते, डैश डाल देते हैं। उसके बाद डेल्टा S देखो, -5 -20, -5 दिस माइनस दिस है ना, -20, ये माइनस माइनस क्या हो गया, +20, -5 15। ठीक है, न्यूमरेटर क्या आया 15 और डिनोमिनेटर 20 -0, दैट इज 20। तो हमारा आंसर आया 15/20, 3/4 0.75। मेरे आगे स्पेस नहीं है, आप लिख लीजिए 0.75। नेक्स्ट देखते हैं, डेल्टा S 10 -5, तो कितना हो गया 10 -5, माइनस माइनस प्लस, 10 + 5 15, और डिनोमिनेटर हमेशा 20 है, 15/20। आगे देखिए 25 - 10 15, अगेन 15/20, 40 - 25 15/20, 55 - 40 15/20, 15/20। क्योंकि ये लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है, लीनियर सेविंग फंक्शन है, इसलिए MPC या MPS जो है वो हमेशा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ही रहेगा। ठीक है, यहां तक हो गया सबका? ऑल राइट, कमिंग टू नेक्स्ट, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। स्लोप, नेक्स्ट बेटे, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व। How do we measure the slope of saving curve? Slope of saving curve is measured by marginal propensity to save. ठीक है, किसी भी कर्व की स्लोप, अगर आप इस बात को याद रखोगे ना, किसी भी कर्व की स्लोप, कोई भी एक कर्व है, ठीक है, मैथमेटिकली उसकी स्लोप कैसे मेजर करते हैं हम? जौन सा भी वेरिएबल y एक्सिस पे है उसको एज ए उसका चेंज न्यूमरेटर में लेते हैं, और जौन सा वेरिएबल x एक्सिस पर है उसका चेंज x एक्सिस डिनोमिनेटर में लेते हैं, तो कर्व की स्लोप आ जाती है। जैसे इस केस में इस कर्व की स्लोप मेजर करनी है तो इट्स स्लोप विल बी मेजर्ड बाय डेल्टा y ओवर डेल्टा x। ठीक है, अब हम बात करें सेविंग कर्व की। ये है हमारा सेविंग कर्व, ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, इस कर्व, यहां पर हमने क्या लिया हुआ है जब इस कर्व को ड्रॉ किया? सेविंग्स। यहां पर क्या है लिया हुआ है? इनकम। तो इसकी स्लोप क्या हुई? डेल्टा S। ठीक है, डेल्टा y यानी y एक्सिस पर जो वेरिएबल है वो कौन सा है? सेविंग्स है। x एक्सिस पर कौन सा वेरिएबल है? इनकम है। तो डेल्टा S ओवर डेल्टा y, इसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका मतलब स्लोप ऑफ सेविंग कर्व इज मेजर्ड बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, ओके, मूव अहेड, राइट डाउन relationship between APC and APS। APC और APS में क्या रिलेशनशिप है? APC प्लस APS इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हम APC और APS का सम टोटल लें तो इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। इन अदर वर्ड्स, अगर हमारे पास APC की वैल्यू है, हम APS की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? 1 में से APC को माइनस करके। ठीक, सिमिलरली हमारे पास APS की वैल्यू है,
हमें एपीसी की चाहिए, तो 1 माइनस एपीएस निकाल लेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एपीसी. ठीक है, वाई? बिकॉज एपीसी प्लस एपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1. नाउ हाउ इज इट पॉसिबल? ये रिलेशनशिप हमने कैसे डिराइव की? वी नो दैट C प्लस S इज इक्वल टू Y. साथ साथ करते जाएंगे बेटे. कंजम्पशन और सेविंग्स या इनकम जो है, किस इनकम का ब्रेकअप करें तो क्या है? C प्लस S. नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय Y. दोनों को Y से डिवाइड कर देते हैं, तो C प्लस S ओवर Y इक्वल्स Y ओवर Y. ठीक है, अब इसका ब्रेकअप कर देते हैं इस तरह से, C ओवर Y S ओवर Y equals 1. C over Y is what? APC. S over Y is what? APS. So we get the relationship APC plus APS is always equal to 1. ठीक, very very simple. Next, relationship between MPC and MPS. Relationship between MPC and MPS, वही रिलेशन है जो APC और APS में है. That is MPC plus MPS is always equal to 1. ठीक है, अब ये कैसे प्रूव करना है? डेल्टा C प्लस डेल्टा S इक्वल्स डेल्टा Y. पता है हमें, अगर C प्लस S इक्वल टू Y है तो डेल्टा C प्लस डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा Y होगा. नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा Y, दोनों साइड्स को डेल्टा Y से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये आया. ठीक है, अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्प्लिट कर दिया हमने दोनों को. We get this. What is delta C over delta Y? MPC. What is delta S over delta Y? MPS. So MPC plus MPS equals to 1. Okay. ठीक है बच्चे. Now if you remember, हमने MPC को B से रेफर किया था और MPS को 1 माइनस B से. अब आपको समझ में आया क्यों? क्योंकि MPS is what? 1 माइनस MPC, that is 1 माइनस B, right? ओके, अब कुछ बातें आपको माइंड में जो रखनी है. हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हो गए, APC, APS, MPC, MPS. इनमें से सिर्फ एक एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है. एनीवन बता सकता है कौन सा? APC कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, MPC, MPS कभी नेगेटिव नहीं हो सकते. ओनली APS कैन बी नेगेटिव. नहीं, APC नहीं हो सकता. बेटे नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर नेगेटिव है. अगर आप APC की बात करो, APC होता है C ओवर Y, कंजम्पशन ओवर इनकम. तो क्या कंजम्पशन नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती. नेगेटिव कौन सी वैल्यू हो सकती है? सेविंग्स. सेविंग्स कब नेगेटिव होती है? अभी मैंने रब कर दिया, अभी लिखा हुआ था इधर, आप अपनी नोटबुक्स में देखो. 0 लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग्स नेगेटिव है, 20 पर भी सेविंग्स नेगेटिव है, तो APS नेगेटिव आ रहा है या नहीं? APS is negative there. So at initial levels of income, when consumption exceeds income, that is when savings are negative,
APS is नेगेटिव। इसके अलावा और कोई भी वैल्यू इनमें से नेगेटिव नहीं हो सकती। फिर एक ही एट्रीब्यूट है इन चारों में से जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है। MPC 0 और 1 के बीच में है, MPS भी 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। APS नहीं हो सकता, ओनली APC कैन बी ग्रेटर देन 1। APC क्या होता है? कंजम्पशन ओवर इनकम, ठीक है। कोई भी रेशो कब होगी बेटे? 1 से ज्यादा जब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से एक्सीड करेगी। न्यूमरेटर क्या है? कंजम्पशन। तो क्या हमारी कंजम्पशन हमारी इनकम से एक्सीड करती है? करती है। कब करती है? इनिशियल लेवल्स ऑफ इनकम पर। जब हम लो लेवल ऑफ इनकम पर बैठे होते हैं और उस इनकम से हमारा गुजारा नहीं होता है तो हम बोरोइंग्स कर लेते हैं, ठीक है। तो उस केस में हमारी कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो जाती है। तो इन दैट केस APC कैन बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। ओके, दिस वाज अबाउट कंजम्पशन। AD कॉन्सेप्ट जो है हमारा, हमने, अगर मैं याद दिलाऊं आपको, AD एग्रीगेट प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू C प्लस I। एग्रीगेट सप्लाई प्लान्ड आउटपुट इज इक्वल टू C प्लस S। C के बारे में जान लिया, S के बारे में जान लिया, अब रह गया I, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। राइट डाउन इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, हमें सबको पता है इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर refers to expenditure incurred on the purchase of capital assets. It can be classified into two heads: induced investment, autonomous investment. Induced investment, autonomous investment. Induced investment refers to investment which depends upon profit expectations and is directly influenced by income level. Directly influenced by income level. It is income elastic. जो induced investment है, it is income elastic. That is, it increases with increase in income and vice versa. It increases with increase in income and vice versa. समझ लीजिए बेटे, इन्वेस्टमेंट को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरी होती है ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड का मतलब क्या है? जो मोटिवेटेड होती है, ठीक है, जो कि डिपेंड करती है किसी के ऊपर। इंड्यूस होती है बाय प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस मेनली। अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे तो आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे ना। सो दिस इन्वेस्टमेंट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये लेवल ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे ये बढ़ती है, एंड वाइस वर्सा। सो जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, अगर हम एक्स एक्सिस पर ले लेवल ऑफ इनकम और वाई एक्सिस पर ले इन्वेस्टमेंट, सो दिस इज अवर कर्व ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, पॉजिटिवली स्लोप्ड। सो अगर आपको कोई कर्व दिखाकर ये पूछे ये कौन सी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो ये कौन सी है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये इनकम इलास्टिक है। इनकम के बढ़ने से बढ़ती है और इनकम के घटने से घटती है, ठीक है। सेकंड इज ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट,
It refers to the investment which is not affected by changes in the level of income, not affected by the changes in the level of income, and is not induced solely by the profit motive, and is not induced solely by profit motive. It is income inelastic. It is income inelastic. That is, it is not affected by the changes in the level of income. It is not affected by the changes in the level of income. ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है. इनकम बढ़ रही है तो भी ये सेम है, इनकम कम होगी तो भी ये सेम रहेगी. सो ये जो कर्व है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है, यानी लेवल ऑफ इनकम से ये अफेक्ट नहीं होता, ये इनकम इन इलास्टिक है. ऐसी इन्वेस्टमेंट बेटे जनरली गवर्नमेंट सेक्टर करता है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर इकोनॉमी का स्टेज ऑफ डेवलपमेंट देखती है. अगर इकोनॉमी को जरूरत है तो वो इन्वेस्टमेंट करती है. जैसे 2020 में लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट ने रिवाइवल पैकेज दिया. अब उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी की इनकम बढ़ नहीं रही थी, फिर भी गवर्नमेंट ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, ताकि वो इकोनॉमी को रिवाइव कर सके. वेयरएज ये जो इन्वेस्टमेंट है ये प्राइवेट सेक्टर करता है जो कि प्रॉफिट मोटिवेटेड होता है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बारे में सबको क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. ओके, नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल पोर्शन. इस चैप्टर में हमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो सम न्यूमेरिकल्स वी विल बी डिस्कसिंग. Before discussing the numericals, let us see the certain formulas you need to write down, ताकि आपके numericals जो हैं वो easily solve हो सके. ठीक है, so write down the formula for the numericals. Number 1, y equals c plus s. Very simple. हमें पता है इनकम किसका सम टोटल है, कंजम्पशन और सेविंग्स का. ठीक है, एडी क्या होता है, C प्लस आई. एएस के कंपोनेंट्स क्या है, C प्लस एस. ठीक है, इसी तरह से एपीसी क्या है, C ओवर Y. एपीएस क्या है, S अपॉन Y. एपीसी और एपीएस में क्या रिलेशन है, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स 1. एमपीसी क्या है, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई. एमपीएस डेल्टा एस डेल्टा वाई, दोनों का रिलेशन एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स 1. ठीक है, और कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन C equals C bar plus by, S equals minus C bar plus 1 minus by. ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ फॉर्मूला हो सकते हैं, वैसे मैंने सारे लिख ही दिए आपको. ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स बेटे. इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं जनरली वो टेबुलर फॉर्म में आते हैं. आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होती है, सम यू नीड टू फाइंड आउट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन यू आर गिवन, कैलकुलेट एमपीसी फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल. कैलकुलेट एमपीसी फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल. ये आपको शेड्यूल गिवन है, 200, 300. इनकम गिवन है
कंजम्पशन गिवन है, रुपीस करोड़ में पूरा डेटा है। यू हैव टू कैलकुलेट MPC। MPC क्या होता है? डेल्टा C ओवर डेल्टा Y। अब डेल्टा Y हर बारी 100 है, so we don't need to make any special column for it. We know it is delta, it is 100. डेल्टा C के लिए हम अलग कॉलम बना सकते हैं ताकि हमारी कोई मिस्टेक ना हो कैलकुलेशंस में। जीरो लेवल पे हम चेंज नहीं देख सकते। इस लेवल ऑफ इनकम पे देखो कितना पहले इनकम कंजम्पशन थी 60, अब होगी 110, यानी देयर इज अ चेंज इन द कंजम्पशन ऑफ 50 रुपीज। इन दिस केस 40 माइनस करना है बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, ठीक। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? MPC विच इज इक्वल टू डेल्टा C ओवर डेल्टा Y। ठीक है, पहले पे नहीं कर सकते। 50 ओवर 100 0.5, 40 ओवर 100 0.4, 30 ओवर 100 0.3, 20 upon 100 0.2। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये जो कंजम्पशन कर्व है ये लीनियर नहीं रहा होगा, तभी हमारा जो MPC है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, MPC कंजम्पशन कर्व की स्लोप है। अगर MPC कांस्टेंट है तो आप जान सकते हो, उसे जज कर सकते हो, CC कर्व स्ट्रेट लाइन होगा। बट इन दिस केस MPC goes on falling। इसका मतलब MPC कांस्टेंट नहीं है, तो इसकी स्लोप भी, कंजम्पशन कर्व की स्लोप भी कांस्टेंट नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहे होगा। वैसे यहां से उसने ऐसा कुछ नहीं पूछा, मैं सिर्फ आपको एक रिमाइंडर दे रही हूँ, बता रही हूँ कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि MPC जो है वो कंजम्पशन कर्व की स्लोप को मेजर करता है। ठीक है बेटे, ये कर लिया सबने क्वेश्चन? चलें आगे। ओके, नेक्स्ट, कैलकुलेट MPC and MPS। Calculate MPC and MPS. Again, a table is given to you. ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है आपको? MPC एंड MPS। तो बेटे MPS के लिए आपको सेविंग्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, तो पहला कॉलम सेविंग्स का निकाल लीजिए। सेविंग्स इनकम माइनस कंजम्पशन करके आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या चाहिए? MPC एंड MPS। तो दो कॉलम्स हमें बनाने पड़ेंगे, डेल्टा C। ठीक है, डेल्टा एक ही बना लो तो भी ठीक रहेगा। मैं दूसरा तरीका, दो तरीके हैं आपके पास इस सम को सॉल्व करने के लिए। आप डेल्टा C निकाल लो, डेल्टा S निकाल लो। डेल्टा C ओवर डेल्टा Y से MPC आ जाएगा, डेल्टा S ओवर डेल्टा Y से MPS आ जाएगा। ठीक है, अब इससे अगर इजी करना है तो क्या करोगे? आप डेल्टा C निकाल लो, आपको सेविंग्स भी निकालने की एक्चुअली जरूरत नहीं है। आप क्या करो, डेल्टा C निकालो। ठीक है, MPC आ जाएगा, MPC लिख लिया, 1 में से MPC को माइनस कर दो, आपके पास MPS आ जाएगा। ठीक, सो MPC इस लेवल पे हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें 300 पे क्या है C नहीं मालूम। उसके बाद 320 माइनस 240, 395 माइनस 20, 465 माइनस 95, ये हो गया हमारा डेल्टा C। अब MPC निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू डेल्टा C ओवर डेल्टा
y, हर बारी 100 है तो 80/100, 75/100, 70/100. दिस इज अवर MPC. अब MPS कैसे निकालें? वेरी सिंपल, 1 माइनस MPC. So 0.2, 0.25, 0.30. So you don't even need to find out savings. Is it clear? यहां तक बेटे किसी को कोई डाउट? कुछ न्यूमेरिकल्स हम कल कर लेंगे, ठीक? एंड बेटे प्लीज बी रेगुलर. मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे अगेन. तो आज मैं एब्सेंटीज का फिर से भेजती हूँ ग्रुप में. ये जो स्टूडेंट्स हैं ये रेगुलर ही हैं जो आ रहे हैं, बट अगेन तेगवीर इज नॉट देयर, राघव इज नॉट कमिंग टू द क्लास. वेरी डिसअपॉइंटिंग. एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. Okay, so time is up. Rest we will do tomorrow. Have a nice day.